गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं संजय बंसल, आपका बायोलॉजी टीचर। और कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और मैंने कल इसमें कुछ थोड़ा बेसिक लेवल पे बताया था किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। आप लोगों ने, मैं होप करता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक से इसको पढ़ा होगा। और मैंने आपको एक टिप दी थी कि जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, आप एक बार उसको एनसीईआरटी से पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और मेरे लेक्चर होने के बाद में अगर आपको कोई उसमें दिक्कत आती है, कोई टॉपिक आपका मिसमैच होता है या कन्फ्यूजन होता है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी क्वेरी भेजिए। आज 3 स्टूडेंट ने मुझे क्वेरीज भेजी थी, मैंने उनको सॉल्व भी किया था। और स्टडी पैकेज भी मैंने जो है अपनी साइट पे अपलोड करा दिया है, आप एक बार उसको देख लीजिए। चैप्टर 1 के भी क्वेश्चन डाले हैं कुछ, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर मैं एक दिन उसका डिस्कशन डे रखूँगा, उस दिन आप जो है जो भी क्वेरीज हो आपकी वो सॉल्व की जाएंगी। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 2 पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन है उसके कई अलग अलग सिस्टम बने। पहला सिस्टम था आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सिंगल कैरेक्टर को लेके ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता था। उसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसमें कि मैक्सिमम कैरेक्टर्स को एनालिसिस करके फिर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाता था। और फिर जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया उसमें था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें कि जिन ऑर्गेनिज्म का हमें क्लासिफिकेशन करना है उनका हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री निकालते थे, उनका पास्ट देखते थे कि वो कहाँ से कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं, और उसके बेसिस पे उनकी रिलेशनशिप निकाल के उनको क्लासीफाई करते थे। इसके बाद हमने देखा कि स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन होते थे वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होते थे, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को केवल 2 किंगडम में क्लासीफाई किया था, प्लांट में और एनिमल्स में। कल ऐसा ही हमने क्लासिफिकेशन देखा था कैरोलस लिनियस का, जिसमें 2 किंगडम थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। प्लांटी के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को, फंजाई को, प्लांट्स को, क्लेमाइडोमोनास को, उन सारे ऑर्गेनिज्म को रख दिया था जिनकी बॉडी पर सेल वॉल पाई जाती थी। और किंगडम एनिमलिया के अंदर एनिमल्स के अलावा उन्होंने प्रोटोजोआ को भी रख दिया था, क्योंकि प्रोटोजोआ भी एनिमल्स की तरह लोकोमोशन करते हैं और उनकी बॉडी पर भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आज हम लोग इसमें अगला देखते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद अगला क्लासिफिकेशन है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए, जैसे कल मैंने बताया था कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें बहुत सारी कमियां थी। जैसे कि एक कमी तो ये थी कि बैक्टीरिया प्लांट्स के साथ में रखे थे, जबकि बैक्टीरिया प्लांट से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। प्लांट यूकैरियोटिक होते हैं, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा हमने एनिमल में भी देखा कि प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल नहीं है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरीके के बहुत सारे डिस्प्यूट थे। उन्हीं डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए एक साइंटिस्ट थे हैकल गेव दी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने 3 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने टोटल ऑर्गेनिज्म को 3 भागों में बांट दिया। एक बनाया इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा था किंगडम प्लांटी, और तीसरा था किंगडम एनिमलिया। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ये 2 किंगडम तो पहले से ही मौजूद थे, लेकिन हैकल को भी ये सारी कमियां लग रही थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और उन्होंने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट और एनिमल के साथ में नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जो है किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन्होंने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। और प्लांट्स के अंदर इन्होंने रखा फंजाई को और प्लांट्स को, और एनिमलिया के अंदर इन्होंने एनिमल्स को रखा।
तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस वाले क्लासिफिकेशन में पहले जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसकी बहुत सारी कमियां इसमें दूर हो गई। पहली चीज़ तो प्लांट्स के साथ में जो बैक्टीरिया रखे हुए थे वो बैक्टीरिया इसमें आ गए, और कुछ एनिमल्स के साथ में जो प्रोटोजोआ रखे थे उनको भी उन्होंने इसमें ट्रांसफर कर दिया, और जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो कि प्लांट के अंदर पाए जाते थे उनको भी इन्होंने जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा यूनिसेलुलर का हो गया, और फंजाई और प्लांट्स आपके ये मल्टी सेलुलर हो गए, और एनिमल्स भी जो है वो मल्टी सेलुलर हो गए। तो इस तरीके से इन दोनों किंगडम्स में सुधार हो गया, और एक नया किंगडम इन्होंने डेराइव कर दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा, जिसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन्होंने डाल दिया। लेकिन फिर भी ये किंगडम ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी उतना बेटर नहीं है, क्योंकि इसमें भी अभी कुछ डिस्प्यूट है। एक तो फंजाई की पोजीशन, फंजाई जो है वो प्लांट्स में नहीं आ सकता, क्योंकि फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, जबकि प्लांट्स पैथोजेनिक नहीं होते, और इनकी सेल वॉल भी, फंजाई की सेल वॉल भी जो है वो अलग केमिकल की बनी होती है, काइटिन की, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इस तरह के इसमें भी अभी कुछ डिस्प्यूट्स हैं। दूसरा डिस्प्यूट क्या है कि इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्होंने रखे हैं जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, तो हमें पता है कि जो बैक्टीरिया हैं ये प्रोकैरियोटिक हैं, और प्रोटोजोआ जो है वो यूकैरियोटिक है। तो देखा जाए तो ये अभी भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जिनका दोनों का इवोल्यूशन अलग अलग डायरेक्शन में हुआ है वो दोनों एक ही किंगडम के अंदर रखे गए हैं। तो इसलिए ये पहले वाले क्लासिफिकेशन से मच बेटर है, लेकिन ये फिर भी अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं है। साइंटिफिकली इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। इसलिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जो अगला सिस्टम आया वो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अगला हम लोग देखते हैं 3 किंगडम के बाद में। देखिए ये तो रूल है कि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है चीज़ें वैसे ही बेटर होती जाती हैं। आप लोग देखिए कि कोई भी जब नई चीज़ का आविष्कार होता है तो वो चीज़ उसमें पहले बहुत कम खूबियाँ होती हैं, कमियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसमें इन्वेंशन होते जाते हैं तो आप देखते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ने से चीज़ें जो हैं वो समय के साथ और बेटर और इजी होती जाती हैं। अब मोबाइल फ़ोन को ही ले लीजिए, स्टार्टिंग में जो मोबाइल फ़ोन आए वो कितने भारी थे, उनका बैटरी बैकअप कितना कम था, कितने लिमिटेड फीचर्स होते थे, प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे आविष्कार होते गए मोबाइल सस्ते होते गए, हल्के होते गए, बैटरी बैकअप बढ़ता गया, उनके फंक्शंस बढ़ते गए। तो ऐसे ही पढ़ाई में भी है, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो और इससे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद हो सकता है कि और भी बेटर क्लासिफिकेशन आ जाए। तो उसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। पुराने क्लासिफिकेशन की कमियों को दूर करने के लिए जो अगला क्लासिफिकेशन बना उसको हम लोग बोलते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें साइंटिस्ट हैं कोपलैंड, और कोपलैंड ने ऑर्गेनिज्म को जो है 4 किंगडम में बांटा। इन्होंने एक नया किंगडम और डाल दिया, मोनेरा। 3 तो पहले से ही थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया। यहाँ पर इन्होंने एक नया किंगडम और जनरेट कर दिया और उस किंगडम का नाम है मोनेरा। तो पहले वाले किंगडम में क्या कमी थी कि प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाल दिए थे। अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया, मोनेरा में। तो इसके अंदर उन्होंने ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रख दिया।
सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स उन्होंने मोनेरा में ट्रांसफर कर दिए, जैसे कि बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा के अंदर रह गए ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सारे के सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर रह गए, जैसे कि प्रोटोजोआ, सेलाइमोड्स, और इसके अलावा इसमें डाइएटम्स वगैरह, और जो भी यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं, यूनिसेलुलर एल्गी, वो सारे के सारे जो है इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर ट्रांसफर कर दिए। प्लांटी के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, वही इसके अंदर फंजाई और प्लांट्स दोनों को रखा गया, और एनिमलिया के अंदर सारे एनिमल्स थे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की एक बहुत बड़ी कमी थी वो इसमें दूर हो गई। तो उसमें 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो एक बहुत बड़ी कमी थी, और वो कमी क्या थी कि उसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक ही किंगडम के अंदर रख दिया था। वो इसके अंदर प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया, और सारे प्रोकैरियोट्स को निकालकर एक अलग ग्रुप में डाल दिया मोनेरा में, और यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर को डाल दिया प्रोटिस्टा में। लेकिन फिर भी अगर हम इसमें देखें तो जो फंजाई की पोजीशन है वो भी अभी गड़बड़ है, क्योंकि फंजाई कहीं से भी प्लांट्स को मैच नहीं करती है, और फंजाई एक ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, तो इसलिए जो फंजाई है वो अभी भी इसमें मिस मैच है, और फंजाई को इस वाले किंगडम के अंदर, प्लांटी किंगडम के अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कोपलैंड के क्लासिफिकेशन के बाद फिर अगला क्लासिफिकेशन आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लासिफिकेशन है, और आज तक उसको फॉलो किया जाता है, और इसमें ऑलमोस्ट जितनी भी क्लासिफिकेशन की कमियां थी वो लगभग दूर हो गई। तो इसलिए आजकल जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्लासिफिकेशन चलता है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 11th के फाइनल एग्जाम में भी आता है, और आपके नीट के एग्जाम में भी ये बहुत पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेडिकल के एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन तो जनरली आ ही जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था R.H. विटेकर ने, गिवन बाय R.H. विटेकर। 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को जो है 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। इसमें पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम था किंगडम प्लांटी, और चौथा किंगडम था एक नया किंगडम इन्होंने यहाँ पर जनरेट किया फंजाई, और 5वां किंगडम था इसमें एनिमलिया। इस क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। मोनेरा के अंदर उन्होंने ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा, जिसमें आते हैं आपके यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने रखा ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, जिसके अंदर इन्होंने प्रोटोजोआ या इनको प्रोटोजोन्स भी बोलते हैं,
पहले ये एनिमल्स में पढ़ाए जाते थे किंगडम प्रोटोजोआ के, फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर, लेकिन अब ये प्रोटिस्टा में आते हैं। इसके अलावा इसमें डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स बड़े ही स्पेशल ऑर्गेनिज्म थे, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर शो करते थे। और शुरुआत में इनको प्लांट्स में पढ़ाया जाता था, क्योंकि इनके ऊपर सेल वॉल पाई जाती थी, लेकिन बाद में सेल वॉल नहीं होती थी, ये प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करते थे और एनिमल की तरह इनमें रिगलिंग मूवमेंट होता था, और ये हेट्रोट्रॉपिक तरीके से भी भोजन को प्राप्त करते थे। जैसे ये दिन के समय प्लांट की तरह अपना भोजन खुद बनाते थे और रात में अमीबा की तरह ही अपना भोजन जो है वो निगल कर खाते थे। तो जो यूग्लिनोइड्स हैं इनको पहले प्लांट्स में और एनिमल में दोनों में पढ़ाया जाता था, लेकिन इनको क्लासीफाई किया था प्लांट्स में। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स और कुछ प्लांट के अंदर जो यूनिसेलुलर एल्गी थे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये भी यूनिसेलुलर है, तो इसलिए भी इनको प्लांट से निकाल के प्रोटिस्टा में शिफ्ट कर दिया। प्लांट के अंदर जो है वो सारे इन्होंने एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, तो ये सारे प्लांट जो हैं इन्होंने किंगडम प्लांटी में शिफ्ट कर दिए। फंजाई के अंदर तो सारे ऑल फंजाई आ गए एक्सेप्ट यूनिसेलुलर फंजाई। यूनिसेलुलर फंजाई को, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके प्रोटिस्टा में होते हैं, जैसे कि ईस्ट है, तो ईस्ट को जनरली ऐसे क्लासिफिकेशन के तौर पे देखा जाए तो वो प्रोटिस्टा का मेंबर है, लेकिन जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी हम लोग फंजाई के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे करैक्टर जो हैं वो फंजाई से भी मैच होते हैं। इसके अलावा फिर एनिमल्स में आ गए ऑल एनिमल्स में आ गए आपके पॉलीफेरा से लेकर, फाइलम पॉलीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक के सारे एनिमल्स। तो इस तरीके से ये वाला जो क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन में ऑलमोस्ट जो सारी कमियां थी, जैसे कि एक कमी तो ये थी कि जो बैक्टीरिया थे पहले बॉटनी के अंदर पढ़ाए जाते थे, प्लांट के अंदर आते थे, लेकिन अब पता लग गया है कि बैक्टीरिया जो है वो प्लांट नहीं है, क्योंकि इनकी सेल वॉल और इनकी सेल वॉल बिल्कुल अलग होती है। ये यूकैरियोट हैं, जबकि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है। इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसलिए बैक्टीरिया को बिल्कुल अलग कर दिया। फंजाई जो कि पहले प्लांट के साथ पढ़ाए जाते थे, अब फंजाई अपने आप में एक अलग किंगडम है, क्योंकि इनमें प्लांट का कोई करैक्टर नहीं होता है। इनमें ना तो फोटोसिंथेसिस होती है और इनकी सेल वॉल भी जो है वो काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा ये वाले जो एल्गी थे, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सब प्लांट के एल्गी में पढ़ाए जाते थे। डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सब एल्गी में पढ़ाए जाते थे, क्योंकि ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं, तो अब इनको निकाल कर जो है वो प्रोटिस्टा में डाल दिया है। यूग्लिनोइड्स की भी पोजीशन जो थी पहले डिस्प्यूटेड थी, क्योंकि यूग्लिनोइड्स मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब इनमें 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है। ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और एनिमल की तरह ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। तो पहले इनको प्लांट्स में स्टडी किया जाता था, लेकिन अब इनको प्लांट से निकाल के जो है अलग किंगडम में डाल दिया है यूग्लिनोइड्स में। प्रोटोजोआ की पोजीशन, प्रोटोजोआ पहले एनिमल्स में पढ़ाए जाते थे, क्योंकि ये एनिमल की तरह निकल कर खाते थे, इनमें लोकोमोशन होता था, लेकिन अब इनको यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये बाकी के जो क्लासिफिकेशन अब तक आए हैं उन सब में सबसे बेटर है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इस क्लासिफिकेशन को किस बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया है। बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किस बेसिस पर इन्होंने क्लासीफाई किया है? इस क्लासिफिकेशन को दिया है R.H. विटेकर ने 1969 में।
यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म को जो 5 किंगडम्स में बांटा गया है उसका बेसिस क्या है। देखिए, इन्होंने बहुत सारे बेसिस लिए हैं, जिसमें 3 बेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो बेसिस है वो है सेल टाइप। देखिए, सेल टाइप के बेसिस पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटा, प्रोकैरियोट्स और दूसरे इन्होंने यूकैरियोट्स। 2 तरह के ऑर्गेनिज्म इन्होंने बनाए, प्रोकैरियोटिक सेल वाले और यूकैरियोटिक सेल वाले। तो उन्होंने देखा कि जो प्रोकैरियोट्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी जो सेल होती है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की होती है, और उसमें जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो डीएनए साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह के कोई भी सेल ऑर्गेनल इसमें नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। तो इन सारे प्रोकैरियोट्स को उन्होंने एक अलग किंगडम में डाल दिया, और उस किंगडम का नाम था मोनेरा। ठीक है, और बाकी के बचे यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए इन्होंने फिर बाकी के 4 किंगडम बनाए। कौन से 4 किंगडम बनाए? यूकैरियोट्स 4 किंगडम में रखे गए, फाउंड या केप्ट ऑन रेस्ट ऑफ 4 किंगडम्स। तो इस तरीके से नीट में एक सवाल आ जाता है कि प्रोकैरियोट्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम्स में रखा गया है। तो प्रोकैरियोट्स का एक ही किंगडम है, किंगडम 1, जिसका नाम है मोनेरा। और दूसरा ये पूछ सकते हैं कि यूकैरियोट्स को टोटल कितने किंगडम्स में रखा गया है। तो यूकैरियोट्स को जो है वो टोटल 4 किंगडम्स में रखा गया है। उसके बाद क्योंकि यूकैरियोट में अभी बहुत बायोडाइवर्सिटी है, तो इसलिए फर्दर इनका क्लासिफिकेशन करने के लिए पहला बेस हो गया सेल टाइप, दूसरा बेस हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बेस हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहला बेसिस हो गया सेल टाइप, दूसरा हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने देखा कि यूकैरियोट में 2 तरह की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। एक होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर, या इनमें टिश्यू लेवल मिलता है, या इनमें ऑर्गन लेवल मिलता है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है। दूसरा लेवल ये हो गया। तो एक सिंगल सेल से बने होते थे और एक जो है वो मल्टी सेल से बने होते थे। तो सारे के सारे सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स को इन्होंने रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। तो ये दूसरा किंगडम इन्होंने यहाँ पे जनरेट किया, प्रोटिस्टा। तो अब ये सवाल पूछा जा सकता है नीट के अंदर कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को टोटल कितने किंगडम में रखा है। तो यहाँ पर अगर यूनिसेलुलर पूछता है तो हम उसमें दोनों काउंट कर लेंगे, प्रोकैरियोट भी और यूकैरियोट भी। तो हमारा आंसर होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में रखा गया है, किंगडम मोनेरा में और किंगडम प्रोटिस्टा में। और अगर वो ये पूछता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम में रखा है, तो इनको रखा है केप्ट इन रेस्ट ऑफ 3 किंगडम्स। बाकी के जो 3 किंगडम्स बचे उसके अंदर क्या रखे गए हैं, सारे के सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। ठीक है। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को कितने किंगडम में रखा गया है। तो आंसर हो गया एक ही में रखा गया है, मोनेरा में। या ये पूछ सकता है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को कितने किंगडम में रखा है, तो उसका भी एक आंसर हो गया किंगडम प्रोटिस्टा। अब यहाँ पर ये जो 3 किंगडम है, अब हमें इनको क्लासीफाई करना है। तो यहाँ पर इन्होंने तीसरा बेसिस लिया, थर्ड बेसिस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये खाना खाने पीने के आधार पर ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक बनाया किंगडम प्लांटी,
तीसरा किंगडम है, किंगडम प्लांटी बनाया और इसके अंदर सारे वो ऑर्गेनिज्म रखे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसलिए इस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, सभी के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो इनको इन्होंने डाल दिया किंगडम प्लांटी में। है ये मल्टी सेलुलर ही, लेकिन सारे का सारा अपना भोजन खुद बनाएंगे। ऐसे ही दूसरा इन्होंने किंगडम बनाया फंजाई, किंगडम फंजाई 4 नंबर का किंगडम है, और इसके अंदर उन्होंने रखा सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म को, सेप्रोफाइटिक एंड एब्जॉर्प्टिव, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं और अपने भोजन को चूस के खाते हैं अपनी सरफेस से, उनको इन्होंने बना दिया किंगडम फंजाई। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किंगडम प्लांट में और किंगडम फंजाई में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस चीज़ का है, ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और ये अपना भोजन जो है वो रेडीमेड भोजन को खाते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, या किसी होस्ट पर ये पैरासाइट भी होते हैं, ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। और अगला किंगडम इन्होंने बनाया किंगडम एनिमलिया, ये 5 नंबर का किंगडम है, और यहाँ पर इन्होंने इनको लिखा होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक, मतलब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो क्या था, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और बने बनाए भोजन को ये निगल कर खाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है, इसमें जो क्राइटेरिया है, बेसिस या क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। तो पहला क्राइटेरिया है सेल टाइप, क्या सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। इसके आधार पर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में बांट दिया, किंगडम मोनेरा और रेस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म। फिर इन्होंने दूसरा बेसिस लिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा इन्होंने, यूकैरियोट में 2 तरह का होता है, या तो यूनिसेलुलर बॉडी होती है या मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, उसमें टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है। तो इसके आधार पर इन्होंने इनको 2 भागों में बांट दिया, किंगडम प्रोटिस्टा और रेस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म। फिर जो रेस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म थे, इनको फिर इन्होंने तीसरे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया, और तीसरा क्राइटेरिया क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में बांट दिया, प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, फंजाई जो अपना भोजन डेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और उस भोजन को ये चूस कर या एब्जॉर्ब करके खाते हैं, और तीसरा ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और अपने भोजन को ये अपने माउथ के द्वारा निकल के खाते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली इन 3 कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है। हम लोग आगे जो पूरा 11th और 12th का बायोलॉजी पढ़ेंगे वो इसी बेसिस पे पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं, या 5 टाइप्स के किंगडम्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो आजकल सबसे ज़्यादा यही फेमस क्लासिफिकेशन है और काफ़ी लॉजिकल और साइंटिफिक है। एक हम इसका पाई डायग्राम और बना के देख लेते हैं टोटल बायोडाइवर्सिटी का। जैसे कि ये टोटल बायोडाइवर्सिटी है जिसको हमने एक सर्कल में दिखा दिया, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। इस टोटल बायोडाइवर्सिटी को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले मोनेरा, या अभी हम लोग इसको बेसिस के हिसाब से करते हैं। ये हो गए आपके प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा किंगडम बनाया है इन्होंने, मोनेरा।
और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट में मल्टी सेलुलर नहीं मिलता है, हाँ कॉलोनी बना लेते हैं। और बाकी के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर बचे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे के सारे आते हैं यूकैरियोट्स में। तो इस तरीके से इन्होंने पहले ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया, मोनेरा और ये बाकी के सारे, मोनेरा मतलब प्रोकैरियोट्स, और ये बाकी के सारे जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसको भी इन्होंने ऐसे करके दो भागों में बांटा। पहला भाग है इसमें प्रोटिस्टा, ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं और ये किंगडम मोनेरा के अंदर। ये हमने प्रोटिस्टा दिखा दिया। और ये जो प्रोटिस्टा हमने दिखाया है इसका हमने जो बेसिस लिया है वो क्या लिया है, इसका बेसिस ये जो है वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ये जो दूसरा किंगडम हमने बनाया है ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है। अब ये बाकी के जो ऑर्गेनिज्म बचे इनको फिर हमें अगेन डिवाइड करना है और इनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, ये वाला जो है ये है किंगडम फंजाई, ये है किंगडम प्लांटी और ये पूरा है किंगडम एनिमलिया। तो ये जो किंगडम फंजाई है, इस किंगडम फंजाई को इन्होंने किस बेसिस पे बांटा है, तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इसका, सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक और एब्जॉर्प्टिव का मतलब ये फूड को अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर अपनी सरफेस से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि अगर फंजाई है तो फंजाई कैसे खाना खाएगी, जैसे हम लोग होते तो खाने को ऐसे उठा के अपने माउथ में डालते, चबाते और उसको निगल लेते। लेकिन फंजाई जो है वो क्या करेगी, वो फूड के ऊपर ही ग्रो करेगी और ग्रो करने के बाद उसके ऊपर अपनी एंजाइम सिक्रेट करेगी और फूड को बाहर डाइजेस्ट कर लेती है। उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको अपने फिलामेंट के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है एब्जॉर्प्टिव। फिर ये जो प्लांट है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है ऑटोट्रॉफिक। सारे के सारे अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं और मोस्टली क्या सारे के सारे जो है वो फोटोसिंथेटिक है। अपना भोजन बनाने के लिए ये लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो ये इनकी खूबी हो गई। तो इस तरीके से किंगडम बन गया प्लांटी। उसके बाद जो पांचवा किंगडम है यहाँ से यहाँ तक, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक तो फंजाई भी है, फंजाई भी यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक ही है। लेकिन इनकी खूबी क्या है, ये अपने भोजन को निगल के खाते हैं। होलोजॉइक, ये अपने भोजन को निगल कर खाते हैं और इसके बेसिस पर इन्होंने एनिमल को क्लासीफाई कर दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, आप देखिए इस सर्कल का जो मैक्सिमम एरिया है वो एनिमल ने घिरा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो एनिमल की है। करीब 12 से 13 लाख प्रकार के तो एनिमल हैं और करीब 4 से 5 लाख प्रकार के प्लांट हैं, 1 लाख प्रकार के फंजाई हैं और फिर करीब 1 लाख प्रकार के ही प्रोटिस्टा हैं। और मोनेरा के बारे में भी एग्जैक्टली ज्ञात नहीं है कि कितने टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं।
यहाँ पर जो एनिमल्स हैं इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है और जनरली ये शो लोकोमोशन। ज़्यादातर एनिमल जो है वो गति करते हैं, कुछ एनिमल्स को छोड़कर, जैसे कि एक्सेप्ट सम लाइक पॉरीफेरा। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि फाइलम पॉरीफेरा के एनिमल जो है वो लोकोमोशन नहीं करते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए तो सारे एनिमल जो है वो लोकोमोशन करते हैं। सारे एनिमल जो है वो मल्टी सेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं। प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और इनके अंदर लोकोमोशन नहीं होता है, नो लोकोमोशन। हाँ, इनके गैमीट लोकोमोट कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट की बॉडी होती है वो जनरली लोकोमोट नहीं करती है। यूनिसेलुलर एल्गी लोकोमोशन करती थी, लेकिन अब यूनिसेलुलर एल्गी को किस में ट्रांसफर कर दिया है, प्रोटिस्टा के अंदर। फंजाई के बारे में हमने पढ़ा कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक है। इसके अलावा जो फंजाई हैं उसमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल इनकी एक केमिकल की बनी होती है जिसका नाम है काइटिन। काइटिन जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है और वैक्स की तरह वाटर के लिए ये इम्परमिएबल होता है। बाकी जो इनकी बॉडी होती है, इनकी बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, इनकी बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा का ग्रुप बहुत ही हेट्रोजीनस ग्रुप है। इट इज हेट्रोजीनस ग्रुप। हेट्रोजीनस ग्रुप हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग डाई एटम्स की बात करें, डाई एटम्स और डाइलो फ्लैजिलेट्स, तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसके अलावा इनमें सेल वॉल भी होती है और ये सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक प्लांट से कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन हम इनको प्लांट नहीं मान सकते क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। इसके अलावा इसमें अगर हम प्रोटोजोआ को देखें, प्रोटोजोन्स को, तो जो प्रोटोजोन्स हैं और वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, तो ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं और इनमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। इसके अलावा इसमें एक और ऑर्गेनिज्म मिलता है, स्लाइम मोल्ड। ये भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल एक स्टेज के अंदर इनमें सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों इसलिए लिख दिया है कि कुछ स्टेज में सेल वॉल पाई जाती है, कुछ स्टेज में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अब बात आई यहाँ पर मोनेरा की। तो मोनेरा के अंदर ऑल बैक्टीरिया रखे गए हैं जो कि यूनिसेलुलर भी हैं और कुछ इसमें कॉलोनियल भी होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, फिलामेंट्स भी बना लेते हैं। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका खाने पीने का तरीका बहुत ही अलग अलग तरह का होता है। इसमें कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, और कुछ जो है वो हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो दो तरीके से अपना भोजन बना सकते हैं। एक तो वो लाइट एनर्जी का यूज़ करके भोजन बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। जो लाइट एनर्जी का अपना यूज़ करके भोजन बनाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। और जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके भोजन बनाते हैं उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। इसके अलावा जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं उसमें भी बहुत हेट्रोजेनेसिटी पाई जाती है। कुछ जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब फंजाई की तरह डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। कुछ जो है वो पैरासाइटिक होते हैं, दूसरे की बॉडी पर रहते हैं और उससे अपना भोजन लेते हैं। और कुछ जो है वो सिम्बायोटिक होते हैं।
सिम्बायोटिक का मतलब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में मिलजुल कर रहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये बाकी सारे क्लासिफिकेशन से बहुत बेटर है। इसके बाद हम लोग थोड़ा इसमें एनसीईआरटी की बुक से इसको रीडिंग करेंगे। मैं आपको बोला था कि आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, साथ ही साथ मैं इसकी यहाँ पर रीडिंग भी कराऊंगा, क्योंकि बायोलॉजी में एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी थ्योरी जो है बहुत अच्छी थ्योरी है, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसलिए इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। चैप्टर 2 निकाल लीजिए, पेज नंबर 16 है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. मतलब जब से इंसान जो है ह्यूमन सिविलाइज हुआ है, जब से वो सोसाइटी बना के रहने लगा है, सोशल हो गया है, तब से वो लगातार अपने हिसाब से चीज़ों को क्लासीफाई करने की कोशिश करता रहा है। स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन होते थे वो जनरली अपने यूज़ के हिसाब से करता था। जैसे कि उसने एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया, दूध देने वाले एनिमल, गाय भैंस बकरी वगैरह हो गए, या बोझा उठाने वाले एनिमल्स हो गए, जैसे कि आपका बैल हो गया या घोड़ा हो गया, गधा हो गया, इस तरीके से। और पालतू जानवर हो गए जैसे कि डॉग और कैट वगैरह हो गए। तो वो शुरू से ही मतलब जो है प्लांट्स का और एनिमल्स का अपनी सुविधा के हिसाब से क्लासिफिकेशन करता था। इट वाज डन instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need of use organism for our own use for food, shelter and clothing. तो जो पुराने क्लासिफिकेशन थे, आज से 4000 साल पुराने, 3000 साल पुराने, 2500 साल पुराने क्लासिफिकेशन, वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं होते थे। वो क्या होते थे कि ह्यूमन अपनी यूज़ के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करता था। जैसे कि उसने फसलों का क्लासिफिकेशन कर दिया, खाने वाली फसलें हो गई, मेडिसिनल प्लांट हो गए जिनसे दवाइयाँ मिलती हैं, फाइबर वाले प्लांट हो गए जिनसे फाइबर मिलता है, कपड़ा बनता है। तो इस तरीके से वो अपने यूज़ के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते थे। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। जो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो हुआ वो एरिस्टोटल या अरस्तू ने किया, और जिनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। और मैंने उसको बताया था आपको कल वाले लेक्चर में कि उन्होंने जैसे एनिमल्स को 2 भागों में बांट दिया, एक जिनका ब्लड रेड होता है और दूसरा जिनका ब्लड रेड नहीं होता है। या उन्होंने एनिमल को पानी में रहने वाले और ज़मीन पर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले, इस बेसिस पर उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। प्लांट्स को उन्होंने हर्ब, श्रब और ट्रीज में क्लासीफाई कर दिया। फिर भी इसमें थोड़ा बहुत साइंटिफिक था, क्योंकि एक में ब्लड जो है रेड है क्योंकि हीमोग्लोबिन है, दूसरे में ब्लड जो है वो रेड नहीं है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। लेकिन इतना साइंटिफिक नहीं था, लेकिन उस हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से इसमें भी काफ़ी साइंटिफिक मान सकते हैं इसको। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इंटू ट्री, श्रब एंड हर्ब्स। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स, those which had red blood, those that did not. The Linnaeus, उसके बाद फिर हमने पढ़ा लीनियस का क्लासिफिकेशन, जो कि एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, और उसमें भी उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर ही प्लांट्स को जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड Animalia kingdom was developed that include all plants and animal respectively. This system was used till very recently, और ये सिस्टम मतलब इतना पॉपुलर हुआ कि पिछले 200 वर्षों से यही सिस्टम जो है लगातार यूज़ होता रहा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता रहा। और हम लोगों को भी जैसे यही लगता था कि ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट्स होते हैं, बॉटनी में पढ़ लो, या एनिमल होते हैं जिनको जूलॉजी में पढ़ लो। वो तो फिर बाद में जब माइक्रोस्कोप और बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हुई तब पता लगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपने आप में बहुत सारे होते हैं और उनको प्लांट और एनिमल में नहीं रख सकते, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, क्योंकि
उस समय पे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की जानकारी भी नहीं थी। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ना यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की जानकारी थी, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। और फंजाई और एल्गी सबको एक ही साथ प्लांट में रख दिया था, जबकि फंजाई और एल्गी बिल्कुल ही अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। ये क्लासिफिकेशन बहुत आसान था, सरल था, बच्चों को भी जल्दी समझ में आता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसमें बहुत सारी कमियां थी और जो ऑर्गेनिज्म कहीं से भी मैच नहीं करते थे उनको साथ में रख दिया था, और जो मैच कर सकते थे उनको अलग अलग रख दिया था। तो ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं माना जाएगा। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। इसलिए बाद में देखा गया कि ये क्लासिफिकेशन जो है वो सफिशिएंट नहीं है। अ नीड वाज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अदर कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, nature of all, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship, etc. Classification system for the living organism have hence undergo several changes over time। और फिर जैसे जैसे रिसर्च हुई, माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन हो गया, तो उसके बाद में आर्टिफिशियल सिस्टम के बाद में फिर आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और वहाँ पर केवल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ही नहीं, प्लांट के जो इंटरनल करेक्टर होते थे, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, जेनेटिकल, उसका इवोल्यूशन, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बायोकेमिकल, तो बहुत सारे करेक्टर्स को फिर कंसीडर किया जाने लगा। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम वाज हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। लेकिन जो दो पुराने किंगडम थे, एक प्लांट और एक एनिमल, वो नहीं बदले, क्योंकि ये तो सबसे बड़े किंगडम है और इनके अंदर जो प्लांट्स और एनिमल रखे गए हैं वो तो बिल्कुल सही रखे थे। प्रॉब्लम प्लांट्स और एनिमल की नहीं थी, प्रॉब्लम थी अदर ऑर्गेनिज्म की, उनको गलत तरीके से इसमें रखा गया था। तो ये जो दो किंगडम है, प्लांट और एनिमल, ये तो शुरू से ही चले आ रहे हैं, अरस्तु के टाइम से आज तक किंगडम प्लांटिक, किंगडम एनिमलिया जो है वो एज इट है। बस उनके अंदर जो गलत गलत ऑर्गेनिज्म डाल दिए थे, मिसमैच ऑर्गेनिज्म डाल दिए थे, उनको उसमें से बाहर निकाल दिया है। Though plant and animal kingdom have been constant under all different systems, the understanding of what group organism be included under these kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over time। और समय के साथ साथ नए नए साइंटिस्ट आते रहे और उन्होंने अलग अलग किंगडम प्रपोज किए। जैसे कि हमने पढ़ा, हैकल ने जो है वो 3 किंगडम सिस्टम बना दिया, उसने एक नया किंगडम लेकर आ गए, प्रोटिस्टा, जिसमें सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाल दिए। फिर कोपलैंड एक और नया किंगडम लेकर आ गए, जिसका नाम था मोनेरा, और सारे प्रोकैरियोट मोनेरा में डाल दिए और बचे हुए यूनिसेलुलर जो है वो उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है नंबर ऑफ किंगडम जो है वो इंक्रीज होते गए, और जो ऑर्गेनिज्म रॉन्गली फिल्ड कर दिए गए थे उनको वहाँ से निकाल के सही लोकेशन पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर उसके बाद है RH विटेकर। चलो फिर इसको कल वाले लेक्चर में पढ़ाइए। आप लोग एक बार इसकी रीडिंग लगाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए। देखिए, मेरे पढ़ाने से आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ये आप समझ लीजिए। आप जब तक NCERT का बार बार रीडिंग नहीं करेंगे, आपको ये पल्ले नहीं पड़ेगा। और इससे बढ़िया कोई बुक नहीं है, आप इसको 3-4 बार पढ़िए, आपके माइंड्स में डाउट्स क्रिएट होंगे, फिर मेरे पढ़ाने पर वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, फिर ओके, गुड बाय, थैंक यू।